हेलो माय डियर मैकेनिकल आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, एंड ये आपका मैकेनिकल का मास्टर कोर्स चल रहा है फॉर ऑल टाइप ऑफ एई एंड जेई एग्जाम। चाहे आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आरआरबी जेई का कर रहे हो, या फिर इसरो डीआरडीओ जेई का कर रहे हो, या फिर स्टेट लेवल किसी भी एई एंड जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल को लेकर मास्टर कोर्स चल रहा है सब्जेक्ट वाइज। यानी कि हर एक सब्जेक्ट को रिलेटेड हम लोग एई जेई का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को हम लोग मैं पढ़ा रहा हूँ। चाहे वो थ्योरी रहे, डेरिवेशन रहे, क्वेश्चन रहे, सब चीज़ को मैं करा रहा हूँ, राइट। एंड सबसे पहले हम लोग स्टडी किए हैं, पढ़ना स्टार्ट किए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, एंड ये हम लोग का हो जाएगा 4th लेक्चर। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोग प्रीवियस में थ्योरम पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जो प्रीवियस एई एंड जेई एग्जाम में देखा गया है, राइट। उसके बाद हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है, अल्टरनेट डे में मेरा क्लास चलता है, मैकेनिकल का क्लास चलता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चलता है। हर अल्टरनेट डे में अगर आप आज देख रहे हो तो फिर आपको मिलेगा कल के बाद आपको मिलेगा 7 PM को मिलेगा, यानी कि इवनिंग 7 बजे मेरा क्लास आता है। तो आप लोग ये रेडी रहिए हमेशा कि भाई एक दिन के बाद आपको क्लास करना है। मेरा पूरा क्लास को देखिए। अपना PDF जो है आपको अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट मुझे मैसेज कीजिएगा कि सर इसका PDF मुझे दे दीजिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन याद रहे, जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा देन आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा देन आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उससे पहले ट्राई कीजिए खुद से नोट्स बनाने का, काफ़ी ईजी होगा और आपके लिए काफ़ी रिवीजन का काम करेगा जब आप खुद से नोट्स बनाते हो। तो वैसे मैं तो प्रेफर करता हूँ कि कोई भी बच्चा PDF यूज़ ना करे, PDF को अपना नोट्स ना बनाए, चाहे वो कोई टीचर ले। क्योंकि PDF एक चीज़ होता है कि वैसे तो अगर आप जाओ दुकान में, मार्केट में, तो हज़ारों बुक मिल जाता है, हज़ारों नोट्स मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाता है। बट अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए करता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे और कोई चीज़ याद नहीं आता है ना, जो आप एग्जाम मतलब जो नोट्स आप बनाते हो ना, आप नोट्स प्रिपेयर किए वो सब्जेक्ट का, वो आपका क्लिक करेगा, याद आ जाएगा कि मैं लेफ्ट साइड कॉपी में राइट साइड में ये चीज़ लिखा था, ये आंसर आया था, ये थ्योरम लिखा था। तो काफ़ी हेल्पफुल करता है। और ऑब्वियसली बात है, एक चीज़ को आप देख के फिर लिखोगे तो डबल रिवीजन हो रहा है। तो मेरा तो ये मानना है। बाकी जो अच्छे बच्चे हो प्लीज़ आप ये चीज़ फॉलो कीजिएगा कि खुद से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, राइट। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना डिले करते हुए। तो आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा, अ रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर दी एक्शन ऑफ टू फोर्स ओनली व्हेन। देखो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी का मैं आपका थ्योरम या फिर प्रिंसिपल या फिर लॉ वो सब मैं कराया हूँ, ठीक है, सब कराया हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं जानते हो। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए पॉज करके आंसर देने का, देन आप मेरा देखिएगा कि हम मैं क्या बता रहा हूँ, आंसर क्या होने वाला है। देखो क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पे, आप देखो ये आपको पूछा गया यूपी आर्मिनल ए में क्वेश्चन पूछा गया। और देखो मैं जो भी क्वेश्चन लूँगा थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा ही लूँगा। जैसे ए का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, वही जिस टॉपिक को मैं पढ़ा वहाँ से अगर क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी आप देखिएगा यहाँ पे यूपी आर्मिनल का, यूपी का ए का है, मैं राजस्थान का भी लूँगा, गुजरात का भी लूँगा, बिहार का भी लूँगा, अरुणाचल प्रदेश का भी लूँगा, असम का भी लूँगा। इंडिया के हर कोने में ए एंड जे का जो एग्जाम होता है वहाँ का क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ताकि आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड दुनिया नहीं मतलब इंडिया में किसी कोना में ए जे का एग्जाम हो रहा है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से वो सब आपको आएगा। और देखो मैं ए लेवल का ही लिया हूँ, जेई तो ए लेवल का लिया हूँ, क्योंकि ए एंड जे हम लोग का टॉपिक है, उसको क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा ही क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया। और देखो कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मेरा रिजिड बॉडी है, लेट सपोज ये मेरा रिजिड एक बॉडी है ना, तो बोल रहा विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स। इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक पहला इधर से फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है। ओनली व्हेन, कब हो सकता है वो आपको बोलेगा कि कब ये बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम रहेगा, जब दो फोर्स लगेगा। तो पहला बोला गया है कि फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम सेंस। अच्छा ये तीनों को मैं समझा रहा हूँ। सेम मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू होता है वो सेम है। जैसे कि इधर से लग रहा है मेरा 10 न्यूटन का और इधर से लग रहा है मेरा 10 न्यूटन का, ये तो पहला कंडीशन हो गया। फिर दूसरा बॉडी लगाएं, इधर से भी लगाएं हम 10 न्यूटन का और इधर से लगाएं 20 न्यूटन का। तो
तो यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड, तो सेम मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, पहला वाला होगा, दूसरा वाला नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक 10 है एक 20 है, तो ये तो होने वाला है नहीं। ठीक है, वैसे 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का है वैसे, लेकिन मैं आप लोग समझा रहा हूँ तो टाइम में लूँगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सेम मैग्नीट्यूड क्या होगा। सेकंड क्या बोला गया, तो मैं पहला वाला फिगर हटा देता हूँ, मतलब सेकंड वाला पहला वाला लगता हूँ। ठीक है, कहा गया सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, मैं आपको बताया हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में कि सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन में लगना चाहिए, एक ही लाइन पे अगर फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे कहीं जाके फिर से ये F1 लग रहा है, तो चूंकि वह वैल्यू सेम है ना, ये भी 10 है और ये भी आपका 10 न्यूटन है, तो वैल्यू सेम इसलिए F1 लिखा, और सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो बोला कि सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन और सेम सेंस। सेम सेंस करने का मतलब क्या है कि दोनों का दोनों जो है ना वो एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है। सेम सेंस मीन्स क्या होता है, एक डायरेक्शन पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने तो अपोजिट बनाया है, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है और ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, पहला वाला इस डायरेक्शन पे जा रहा है इधर, तो ये तो मेरा सेम सेंस हुआ नहीं। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एरो इधर ना हो कि किधर होगा, मेरा इस डायरेक्शन पे तो होगा। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट देखोगे तो एक बॉल को धक्का मार रहा है, देखो ये रहो, दिस इज योर बॉडी, और इसमें इस तरह करके फोर्स पड़ रहा है, तो एक तो इधर से 10 न्यूटन का पड़ रहा है और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे इधर भी 10 पड़ रहा है। तो आपको याद होगा ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है, देखो ये मैं थ्योरम इसको आपको दिखाऊंगा, आपको याद होगा कि इसमें मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था, एक सेकंड कहाँ गया भाई थ्योरम, वो मैंने आपको ये कहा था, इस थ्योरम को याद करो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कि एक लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स को हम कहीं भी और शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो सेम उसी का यूज करके अगर मैं इस क्वेश्चन को ये कहूँ कि ये 10 न्यूटन जो यहाँ पे दिखाया गया ना, इसको मैं हटा के यहीं पे लगा देता हूँ, तो 10 और 10 यहाँ टोटल कितना होगा, रिजल्टेंट 20 न्यूटन हो गया। तो मैं इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा दूं और यहाँ पे 20 न्यूटन लगा दूं, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। सेम लाइन ऑफ एक्शन पे मेरा वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो रिजल्टेंट मैंने 20 न्यूटन लगा दिया। तो बेसिकली ये तो बॉडी मूव करेगा ना, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो ये तो पहला आंसर आपका होने वाला नहीं है। चलिए पहला आंसर गया। बात करते सेकंड, कहा गया फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, तो ठीक है, इस बार 20 लिया गया है तो हम लोग इधर भी लेंगे 20। अब डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, यहाँ 20 न्यूटन पहले लिख देते हैं। कहा गया सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मेरा सेम है, अच्छा लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है ही है, लेकिन ये नहीं कहा गया सेंस मेरा सेम है या अपोजिट है। तो हो सकता है इसको हम अगर सेम सेंस मेरा मानेंगे तो भाई ये तो मूव कर जाएगा, या अपोजिट रहेगा तब इक्विलिब्रियम, लेकिन ये तो कहा नहीं गया ना यहाँ पे। चलिए बात करते हैं सी का, कहा गया क्या, हम सेम मैग्नीट्यूड, तो बिल्कुल सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, और इन अपोजिट सेंस, अच्छा इस बार अपोजिट कहा गया, तो अपोजिट इस बार करो, जैसे ये इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो बिल्कुल सही मेरा सी नंबर होगा आंसर, क्योंकि ये इधर से 20 का लगा रहा है, इधर भी 20 का ला रहा है, तो वो बॉडी बैलेंस रहेगा। समझ लो नहीं मेरी बात, इधर से कोई ये मेरा बॉडी है, इधर से हम जितना फोर्स लगा रहे हैं सेम अगर इधर से भी लगा अपोजिट से, तो अपोजिट से रखाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा रहा है। समझ रहे, आप एक किसी बॉल को धक्का लगा रहे हो, उधर से भी उतना ही धक्का लग रहा है, तो बॉल मूव नहीं करेगा। ठीक है, जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ही मूव कर जाएगा। इधर अगर 20 की जगह में 30 कर देंगे तो इधर मेरा मूव करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। अगर इधर हम लोग 40 कर देंगे तो अभी इधर मोशन करने लगेगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ में ये मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अब बात करेंगे आप लोग कि सर आपने इतना टाइम क्यों लिया। देखो मैं चाहूँ तो इसको जो है एक लाइन पे कर सकता हूँ। आपने क्या पढ़ा कि रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स ओनली व्हेन, तो ओनली व्हेन में यहाँ पे पढ़ूंगा डायरेक्ट कि भाई सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, बट अपोजिट सेंस होना चाहिए। तो मेरा सी आंसर हो गया, फट से एक बार में पकड़ा रहे। ठीक है, चलिए आई होप सो कि सभी बच्चों जो है इसका आंसर जानते होंगे। सेकंड क्वेश्चन का मैं बात करता हूं भाई, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, पहले ये देख लेते हैं। ये आपको देखो HPPSCAE का एग्जाम है, मतलब हिमाचल प्रदेश में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन था, ये पूरा में हाईलाइट हो गया। एक सेकंड, हाँ, तो ये आपका HPPSCAE में पूछा गया क्वेश्चन था, 2018 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इसको पहले हटाता हूँ, हाँ हट गया भाई। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तब तक। हिमाचल प्रदेश के ई में पूछा गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोल रहा है, टू फोर्स है, दो मेरा फोर्स दिया गया, एक P है एक Q है, एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल पे दोनों फोर्स मेरा जो है वो एक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट से कनकरेंट फोर्स है, ये मेरा जा रहा है इस तरह करके, एक P फोर्स है, एक मेरा यहाँ दिया गया Q फोर्स दिया गया है, और एंगल क्या है मेरा अल्फा है। ठीक है सर जी,
द रिजल्टेंट फोर्स आर एक्ट एट एन एंगल थीटा। रिजल्टेंट फोर्स इस बार थीटा लिया गया है। हम लोग हमेशा दोनों फोर्स के बीच में थीटा एंगल लेके पढ़ाए हैं और फाई क्या लिए हैं, रिजल्टेंट के साथ। लेकिन इस बार बोल रहा ना इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो कहीं बीच में आएगा, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट जो है वो मेरा क्या बना रहा है, आर एक्ट एन एंगल थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स आर एक्ट एन एंगल थीटा विथ फोर्स पी, पी के साथ ये थीटा फोर्स बना रहा, कौन, रिजल्टेंट मेरा बना रहा। तो हम लोग पी को नीचे ही मान के चलते हैं, ज़्यादा जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो हम लोग यहाँ मानते हैं इसको क्यू ले लेते हैं, इसको पी लेते हैं। तो पी के साथ क्या बना रहा, रिजल्टेंट आपका फोर्स बना रहा थीटा। तो कहा गया देन दी वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, थीटा का वैल्यू आपको पता करना, मतलब अच्छा थीटा क्या है सर, तो याद रखना ये रिजल्टेंट के साथ मतलब डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है। एक था वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। याद करो tan फाई, तो tan फाई नहीं है यहाँ पे tan थीटा निकालना है। तो आपको tan थीटा हम लोग tan फाई क्या जानते थे, चलिए इसी को हम लोग दिखाते हैं आपको निकालना। मैंने आपसे कहा था कि tan फाई जो करेंगे वो मेरा क्या होता था, या फिर यहाँ पे tan थीटा डायरेक्ट ले लेते हैं ना, tan फाई का जमा tan थीटा है। याद था, आपको याद होगा कि हम लोग जो भी फोर्स टच नहीं करता था उसको ऊपर में साइन, नीचे में कॉस लेते थे। यहाँ पे टच क्या नहीं कर रहा, क्यू नहीं टच कर रहा है, तो क्यू ऊपर में लेंगे साइन, यानी क्यू साइन हो जाएगा यहाँ पे क्या अल्फा, क्योंकि उसके हम लोग पढ़े क्या, थीटा पढ़े दोनों फोर्स के बीच में, लेकिन यहाँ दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या, अल्फा, तो अल्फा लेंगे और नीचे में इसी का कॉस लेंगे, मतलब क्यू कॉस अल्फा। और यहाँ पे प्लस क्या करते थे, जो टच कर रहा है रिजल्टेंट जिसके साथ, तो देखो रिजल्टेंट किसके साथ टच कर रहा है, पी के साथ टच कर रहा है, पी के साथ एंगल बनाया हुआ मेरा थीटा। तो अब यहाँ पे पी खाली यहाँ पे जोड़ देना, मतलब पी प्लस कर देंगे, तो यही मेरा हो जाएगा आपका क्या, थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू निकालो, tan इनवर्स कर दो, तो tan इनवर्स हो जाएगा मेरे यहाँ पे क्या, क्यू साइन अल्फा प्लस आ जाएगा पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे ये चीज़ दिया गया है आपका, तो कहाँ दिया, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये देखो बी नंबर में आपका ये चीज़ दिया गया है, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दिस वन, ठीक है। समझ आया कि नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस आपको यही ध्यान रखना है कि भाई जिसके साथ मेरा टच कर रहा है ना, जिसके साथ टच कर रहा उसको नीचे में बस एक लेके चलेंगे, जिसके साथ टच नहीं कर रहा उसी का ऊपर में साइन और नीचे में कॉस लेंगे, तो आपका इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ट्राई कीजिए आप लोग भी। चलिए फटाफट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ आप लोग के लिए। ये आपका देखो CGPSC ए में क्वेश्चन पूछा गया था, CGPSC के ए के क्वेश्चन 2014 का 1 सितंबर को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये बोल रहा द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, द एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड बी विल बी। रिजल्ट देखो एंगल बिटवीन द ए एंड फोर्स बोल रहा है। भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को जितना आप समझिएगा उतना आपको इजी लगेगा। कहा गया द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एंड बी इज परपेंडिकुलर, मतलब रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर है ए के साथ। रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर है ए के साथ। तो भाई साहब रिजल्टेंट मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये मान लेते हैं कि मेरा परपेंडिकुलर है किसके साथ, फोर्स ए के साथ। ये मान लो ये मेरा फोर्स रहा है, इसके साथ ये हम लोग का रिजल्टेंट है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, भाई दोनों फोर्स के बीच में तो रिजल्टेंट होता है, तो मैं इस तरह करके फोर्स समझाता हूँ कि ये मेरा एक फोर्स ले लेते हैं, एक सेकंड ना, ये एक फोर्स ले लिए और दूसरा ये फोर्स ले लिए और ए के साथ है, तो हम लोग ले लेते हैं ये मेरा ए है, ये मेरा बी फोर्स है, दो फोर्स हम लोग लिए। और रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये हम लोग ले लिए रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट। ये ए के साथ मेरा 90 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वही कहा गया द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ए के साथ 90 बना रहा है। तो याद करो हम लोग क्या लेते थे, दोनों फोर्स के बीच के एंगल क्या लेते थे, ए एंड बी के फोर्स के बीच में थीटा लेते थे ना। तो मानते हैं कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है मेरा, इसके बीच में क्या एंगल है, थीटा है। इस तरह करके मैं दिखाता हूँ, थीटा है। ये थीटा मैंने इधर साइड क्यों दिखाया है, मतलब बी और ए के बीच में, ये बी था और ए था, इसके बीच में मेरा थीटा है, ठीक है। और रिजल्टेंट के बीच में क्या लेते थे, फाई लेते थे। तो बेसिकली ये फाई के जगह में क्या दिया गया, 90 दिया गया, दैट्स इट। तो आपको ये कहा गया है कि भाई एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी में क्या है, थीटा, तो थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan फाई लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग, एक सेकंड, tan फाई इज इक्वल टू क्या होता था, tan फाई इक्वल टू क्या होता सर हम जो टच कर रहा है ना फोर्स के साथ, उसके जस्ट अपोजिट वाला लेंगे। किसके साथ टच कर रहा है मेरा फाई, ए के साथ, तो बी लेंगे, तो बी साइन
क्या लेंगे, थीटा, क्योंकि थीटा हम लोग माने ए और बी के बीच में। याद रखना ये जो साइन थीटा होता है वो फोर्सेस के बीच के एंगल होता है, तो थीटा, और फिर इसी से बी है तो और एक बार लिखेंगे बी कॉस थीटा। मैं आपको हर बार उसी ट्रिक से बता रहा हूँ। और सर जिसके साथ टच नहीं करता उसका यहाँ पे नीचे लिख देंगे, जिसके साथ टच कर रहा है तो ए के साथ टच कर रहा है, ये हो गया बस। और क्या है, बस थीटा की जगह में हम लोग मतलब फाई की जगह में 90 वैल्यू पुट कर देना, यही तो वैल्यू यहाँ दिया है ना, फाई इक्वल टू 90 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा। एक काम करता है ना, आप ये पहले बताओ कि tan थीटा इक्वल टू मैं अगर पुट करता हूँ यहाँ पे तो कितना वैल्यू आएगा, पहले बताइए। आप बोलोगे सर जी tan थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो बेसिकली मेरा क्या होता है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो tan थीटा का वैल्यू होता है मेरा 0। क्या होता है, 0। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सर जी मैं इसको जो है लिख सकता हूँ 1/0, क्या कर सकता हूँ, 1 इन्फिनिटी होता, सॉरी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। मैं आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि 0/1 और 1/0 में क्या डिफरेंस होता है, आप खुद समझो। अगर मैं 0 को डिवाइड करूँगा 1 के साथ, किसके साथ, 1 के साथ करूँगा, तो 1 को अगर मैं 1 बार काउंट करता हूँ तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 1 0 जा 0, तो 1 0 जा 0, तो देखो ये 0 आ सकता है, पॉसिबल है। 1 को 0 बार मुझे करना ही नहीं काउंट एक बार, तो 0 आ सकता है, यानी ये पॉसिबल है, तो ये 0 होता है। लेकिन अगर मेरा ऊपर में 1 हुआ, अब 1 को डिवाइड करना 0 के साथ, तो 0 को आप 1000 बार भी डिवाइड करोगे ना फिर भी वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एक बार भी तो 1 0 जा 0, अगर 2 बार भी तो 0, 3 भी तो 0, 1000 बार भी करूँगा तो 0, तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, मतलब इनफाइनाइट। तो बेसिकली tan 90 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। तो आप अनडिफाइंड को क्या नहीं लिख सकते हो, 1/0, समझ आया। ये tan 90 इक्वल टू होता है मेरा अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, तो मैं इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकता हूँ, बस यहीं पे लड़का कन्फ्यूजन कर सकता है। तो अनफाइंड आप बोलोगे सर इनडिफाइंड को कैसे लिखेंगे, इन्फिनिटी को कैसे लिखेंगे, तो 1/0 से लिखो। तो मैं 1/0 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखो आप कैसे इजीली बन जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कर दिया, 1/0 इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके साथ इंटू होगा तो पूरा का पूरा 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा ओनली क्या, ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू 1, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से मुझे सिर्फ मिलेगा आपका दैट इज योर ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या मिला मुझे, ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो मुझे मिलेगा। और मुझे निकालना क्या, थीटा निकालना, याद रखना ए और बी के बीच का एंगल निकालना था थीटा, तो यहाँ मुझे थीटा निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा मेरा बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए, और मुझे यहाँ पे थीटा निकालना, तो थीटा इक्वल टू पहली बात बी इधर चल जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस ए डिवाइड बाई बी और कॉस इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा सा मैं पूरा ही कर देता हूँ अच्छी तरह से, नहीं तो आप बोलेंगे कैसे आया। देखिए इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, तो बचेगा यहाँ क्या, ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने ए को उधर ले गया तो बचा यहाँ पे बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए, बी को उधर लेंगे इंटू है डिवाइड आ जाएगा, तो कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और थीटा इक्वल टू आएगा मेरा कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी। तो दिस इज योर आंसर। यही तो थीटा वैल्यू बोला था ना, थीटा क्या था, दोनों फोर्स के बीच का एंगल, दोनों फोर्स के बीच का एंगल। तो थीटा हम लोग लेके चले थे इसको, तो थीटा इक्वल टू मेरा निकल गया क्या, कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी। क्या कहीं पे है कॉस इनवर्स माइनस है ना, माइनस बी ए बाई बी, गलत हो गया क्या जी, नहीं हो ही नहीं सकता, गलत कैसे होगा, इतना बच्चा जैसा बनाए। तो देखो कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी, तो आंसर आपका डी नंबर हो गया। समझ आया कैसे हुआ, तो काफ़ी बेसिक फंडामेंटल है, इससे भी बहुत बच्चा क्वेश्चन पूछेगा। ये तो ए लेवल का क्वेश्चन है, तो ए जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो जेई का कर रहे हैं वो समझो ये अगर कर लेंगे तो दिया रहेगा आपको, सिंपली पूछेगा तो वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से। आप बोलेंगे सर जेई का भी करा दिए क्वेश्चन, मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। जेई में जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या फिर अलग अलग स्टेट लेवल का सबका मैं लाया हूँ, कोर्स होने दीजिए, फिर मैं आपको रिपीट कराऊंगा क्वेश्चन सोल्यूशन टोटल। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं, यूट्यूब में ही आ जाएगा, टोटल मिल जाएगा आपको। जैसे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट होता है उसके बाद एक लाएंगे लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टोटल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 10 से 20 साल में जो भी पूछा गया एसएससी जे का सब सोल्यूशन करा देंगे, जो भी पूछा गया आरआरबी जे का वो भी सारा सोल्यूशन करा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए। यह आपका सीजीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए पूछा गया था क्वेश्चन है,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा पिक करने, बोल रहा ऑड स्टेटमेंट। ऑड मीन्स क्या होता है, जो सबसे हटके, सबसे अलग है, सबसे ऑड मतलब समझ लो कि एक सब जो है उसके साथ स्टेटमेंट करेगा जो भी यहाँ पे बोला गया, और एक होगा जो ऑड रहेगा, जो अलग रहेगा, तो अलग छाटना है। किससे रिगार्डिंग लेमिस थ्योरम। भाई साहब लेमिस थ्योरम में आपको बताया था। चलो मैं अगर रिवीजन करो, क्या था लेमिस थ्योरम। सर जी लेमिस थ्योरम इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ठीक है सर। एक पॉइंट से 3 फोर्स निकलता था तो सर कनकरेंट होना चाहिए था, ओके सर। इसके अलावा सर कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में बन जाना था, ठीक है सर। और मेरा कैसा था, नॉन पैरेलल के लिए था, क्योंकि सब आके एक पॉइंट में मिल रहा था, कट रहा है एक दूसरे को लाइन, तो मेरा कनकरेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, आपका नॉन पैरेलल होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, ये सभी चीज़ था। और ओनली 3 फोर्स के लिए वो मेरा लागू होता था, 3 से कम भी नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 ही होना चाहिए, तभी जाके लेमिस थ्योरम लगता था। और लगता क्या था, एक फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल लेते थे, कौन सा, 2 फोर्स के बीच का एंगल, 2 अपोजिट फोर्स के बीच का एंगल, यही तो होता था मेरा ना। तो देखो स्टेटमेंट कौन सी बड़ी बात है, हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं, अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट कह रहा द थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ सर जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हो सकता है, मतलब ये तो सही है, अपने ऑर्डर हो सकता है ना, हो सकता है ये सही बताए, बाकी सब का सब गलत है, तो यही छट जाएगा। देखते हैं आगे। सेकंड द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर पैरेलल फोर्सेस। ना 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 बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से पॉइंट मेरा निकलता था, तो ये अगर मान लो 3 पॉइंट निकला तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल, तो पैरेलल तो होता है इस तरीके से, इसको बोलेंगे पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। पैरेलल मतलब जिसके बीच का डिफरेंस सेम रहता है। ये अगर हम लोग पी एंड क्यू ले लिए तो इसका बीच का डिफरेंस मेरा सेम है हर जगह से, जो कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। तो सर जी ये तो एक दूसरे से काट रहा है, देखो यहाँ पे कट कर रहा है, सब एक दूसरे कट कर रहा है, तो ना सर ये तो मेरा गलत हो गया। चलिए एक गलत एक सही अभी तक निकला है, अभी तक ऑड नहीं बोल सकते हैं, बाकी भी डिपेंड करता है। तो ये तो मेरा ऑड हो गया, एक तरह से ऑड अभी तक मैं बोल सकता हूँ। सी नंबर बोलते हैं दी थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेस देन 3 फोर्सेस। हाँ सही बोल रहा है, क्या इसमें किसी को लगा कि गलत बोल रहा है। देखो कहा गया कि नॉट एप्लीकेबल लेस देन 3 फोर्सेस, लेस देन 3 फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सही तो बोला ना, सिर्फ 3 फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ बोला लेस देन 3 फोर्स, लेस देन मतलब 2 या 1, क्या 1 और 2 फोर्स के लिए नहीं। वो जो हम लोग पढ़े थे ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, पैरेललोग्राम बनाना वो 2 फोर्स के लिए था, याद करो पी एंड क्यू था, 2 फोर्स का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करते थे पैरेललोग्राम बना के, समझ आया। तो वो 2 फोर्स के लिए था, समझ आया। लेकिन ये नहीं है, ये हम लोग 3 फोर्स लेते थे, रिजल्टेंट को फोर्स मान के चलते थे, तो 3 फोर्स के लिए, तो सही बोल रहा है। आगे देखते हैं डी नंबर में द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर। बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना एक ही प्लेन पे, ये देख लो, ये आप एक्स प्लेन ले लो, वाई प्लेन ले लो, जेड प्लेन ले लो, तो कोई भी एक प्लेन को लेके चलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं इस प्लेन के बारे में, ये प्लेन को कैसे याद रखना है आपको मैंने बताया था, जैसे घर का दीवार होता है, घर का दीवार को आप प्लेन मान लो, हर घर का दीवार, जैसे ये मान लो सामने वाला दीवार है, ये अलग दीवार है, जैसे प्लेन देखो एक मान लेते हैं, जैसे ये आपका प्लेन 1 हो गया, ये प्लेन 2 हो गया, ये प्लेन 3। प्लेन मतलब दीवार, आप जहाँ बैठे हो सामने वाला एक दीवार, बगल का एक दीवार, पीछे एक दीवार, तो ये अलग अलग दीवार। तो क्या एक दीवार में इस चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो, उसको बना सकते हो, इस चीज़ को देखा सकता है। जैसे यहाँ पे 3 फोर्स बनाए 1 2 3, तो कर सकते हैं। तो को प्लेन उसी को बोलते हैं, को माने एक प्लेन पे, हाँ सही है। तो यानी डी भी सही बोला गया है। एंड अगर बात करेंगे ई नंबर का, तो थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 फोर्सेस, ये भी सही है, 3 से ज़्यादा फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली 3 फोर्स के लिए। यानी कि सब का सब सही था, एक गलत था, बी नंबर पैरेलल फोर्स के लिए यूज़ करते हैं ये बोल रहा, तो ये गलत है, यानी यही ऑड हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, क्या समझ आया कि नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो इसका बाबू साहब जो करेक्ट आंसर होगा विल बी योर, एक सेकंड मैं सभी को हटाता हूँ पहले, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का। आज हम लोग देख लिए जो भी पढ़ना था, मतलब क्वेश्चन जो लगाना था हम लोग लगा चुके हैं।